के मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और इस विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे पाटिल जी, श्री आलोक टंडन जी, श्री संजय लोहिया जी, यहां उपस्थित अलग अलग राज्यों के इस विभाग के मंत्रीगण, सचिवगण और आज के सम्मेलन के सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, आप लोगों को मिलकर साच अर्थ में हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में इस छठे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में खान और खनिज क्षेत्र के 8 साल की यात्रा में जो बदलाव किए गए, जो परिवर्तन किए गए और बदलाव और परिवर्तन के आधार पर जो परिणाम आए हैं, इसकी आज पूरे दिन आप लोगों ने चर्चा की है। हम सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के अंदर खान खनिज क्षेत्र का, कोयला क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी देश की विकास की कल्पना इसके माइंस और मिनरल की सटीक नीति के अलावे हो ही नहीं सकती और इसीलिए 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र को हमेशा मोदी जी ने प्रायोरिटी का क्षेत्र माना है और हमने सरकार के नाते इस क्षेत्र के अंदर से पारदर्शिता लाने का काम किया है, ढेर सारे हर्डल दूर करने का काम किया है। इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए कई तरह से, कई डायमेंशन से खोलने का काम भी किया है। इस क्षेत्र के साथ हमेशा पर्यावरण की चिंताएं जुड़ी रहती है। हमने नीति बनाते वक्त इसका भी ढंग से ध्यान रखने का काम किया है और जमीन के अंदर से जो खान और खनिज निकालते हैं, अगर उसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग नहीं होता है, देश की औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश का स्थान दुनिया की इकोनॉमी में अग्रिम स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अगर उपयोग नहीं होता है तो ये किसी निजी फायदे के लिए की गई एक्टिविटी है। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतियों का निर्धारण इस तरह से किया है कि सारी गतिविधि, ये सारे सुधार, ये सारे रिफॉर्म्स और जो बदलाव लाए गए, उसका एकमात्र उद्देश्य था खान खनिज क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और हमारे अर्थतंत्र का मजबूत खंभा एक क्षेत्र बनकर रहे। और आज मुझे इस बात का बहुत आनंद है कि प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में आज खान खनिज और कोयला विभाग ने एक काम बखूबी कर दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। हम सब जानते हैं 2014 में ढेर सारे कोर्ट केसेस हुए थे, कहीं केग ने सवाल उठाए थे, कहीं सीवीसी ने सवाल उठाए थे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़े, ढेर सारी अलॉटमेंट्स रद्द करनी पड़ी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मैं तो आज भी नहीं समझ सकता ऐसी नीति कैसे हो सकती है। रात को मंत्री जी कान में कह देंगे भैया कल सुबह पहले आ जाना, तुझे मिल जाएगा। ये देश की संपत्ति है, इसको पारदर्शी तरीके से देश को सबसे ज्यादा संसाधन मिले, देश के अर्थतंत्र को सबसे ज्यादा गति देने के लिए उपयोग हो, इस प्रकार से इसकी नीलामी होनी चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इसके उपयोग का उद्देश्य भी देखना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू नहीं,
इससे छोटे और मझले व्यापारियों को, उद्योगपतियों को बड़ा बनने का, इनकी कंपनी की साइज और स्केल बढ़ाने का भी मौका मिलना चाहिए। तभी तो जाकर स्पर्धा होगी, और स्पर्धा होगी तभी तो परिणाम मिलेंगे। ये सभी चीजों को समाहित करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र के अंदर हुआ और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मित्रों, के अनुमान के आधार पर जो कुछ पंडितों ने लगाया अर्थशास्त्र के, माइनिंग क्षेत्र में 1% की वृद्धि होती है तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 1.25% की वृद्धि होती है। इसका साफ मतलब है माइनिंग एक्टिविटी के अंदर 1% की वृद्धि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.25% की वृद्धि करने वाला क्षेत्र है, वो प्रायोरिटी का क्षेत्र होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने हमारे सक्षम से सक्षम साथी प्रहलाद भाई को इस मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, रोजगारी का हमारे लिए ढेर सारा महत्व है मित्रों। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक प्रत्यक्ष नौकरी देते हैं परंतु 10 अप्रत्यक्ष नौकरियां जनरेट करता है। एक व्यक्ति को माइनिंग क्षेत्र के अंदर प्रत्यक्ष नौकरी देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ढेर सारी चीजों में, और जब इसका उपयोग अंततोगता होकर देश के बाहर निर्यात होता है तब तक 10 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सर्जन करता है। तो ये एविएशन और टूरिज्म के बाद सबसे ज्यादा रोजगारी सृजन करने वाला कोई क्षेत्र है तो माइनिंग क्षेत्र है। और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारे सुधार करने का निर्णय मोदी जी ने 2014 में ही लिया, और मुझे कहते हुए आनंद है कि 8 साल में ढेर सारे सुधार किए भी गए हैं। आज बहुत सारे लोगों के यहां अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार भी यहां दिया जाएगा। एमटीएस के 3 मॉड्यूल का भी प्रारंभ होने वाला है। यहां पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास का जो जिले अच्छा प्रदर्शन करे इनका भी एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी बार में देख कर आया, बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये भी जरूरी है कि जो काम करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट सरकार की ओर से होता है तो दूसरों को काम करने की प्रेरणा भी मिलती है, और जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी हौसला अफजाई भी होती है। तो आज जिन लोगों को अवार्ड मिलने वाले हैं, मैं उन सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अवार्ड देने का काम मेरे भाषण के बाद में रखा है। मित्रों, हम सब खनिज क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हमने एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि खनिज क्षयशील संसाधन है। एक बार आपने इसको जमीन से निकाल दिया, बाद में वो बचता नहीं है। और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, ढेर सारे साम्राज्यों के पतन का कारण खनिज का उचित उपयोग न होना था। रोमन साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे, परंतु मुख्य कारण जो इतिहास के विद्यार्थी ढूंढ कर निकाले हैं वो ये है कि इनके खनिज संसाधन क्षीण हो गए थे। जितना भी लोहा इतने बड़े रोमन साम्राज्य में था, उन्होंने 100 साल पहले इसको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे वीरान, उजाड़ और परित्यक्त नगर में रोमन साम्राज्य बदलता गया। इलियट झील को भी हम कनाडा की जानते ही हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु हमने भी इसके प्रति जागरूकता रखनी पड़ेगी। इसके प्रति जागरूकता रखते हुए हमने विकास में खनिज का संतुलित उपयोग करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि खनिज कम स्पीड से निकालो, अरे भाई जितना दम है उतना निकालो, कोई रोकने वाला नहीं है, सरकार पीठ थपथपाएगी आप। परंतु इसका उपयोग का अंतिम चेन
देश के अंदर निर्मित करना चाहिए। खनिज का कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। इसका उपयोग यहीं पर होना चाहिए। इसका उपयोग करने वाली सारी की सारी औद्योगिक इकाइयां यहीं पर लगनी चाहिए और दुनिया भर में जो अंतिम प्रोडक्ट जाता है वो अंतिम प्रोडक्ट यहां से बनकर दुनिया के बाजार में जाना चाहिए। और आप चिंता मत करें, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तैयार किया है। मैं आपको यही कहने आया हूं कि आपका काम खनन करना सिर्फ नहीं है, आपको भी बड़ा बनना है, देश को भी बड़ा बनाना है, आगे की चेन को भी आप आगे लेते जाइए। ये खनिज का उपयोग कौन करता है वो हम करने की दिशा में आगे बढ़े और अंतिम प्रोडक्ट तक की पूरी प्रोडक्शन चेन भारत के अंदर ही बने और भारत से समग्र विश्व में जाने के लिए एक रास्ता। खनिज के उत्खनन को कम करने की जरूरत नहीं है, खनिज के उत्खनन को बढ़ाने के साथ साथ इसके उपयोग को मल्टी डायमेंशनल बनाने की जरूरत है। इसके उपयोग की ऑप्टिमम कॉस्ट इस देश के खजाने में लाने की जरूरत है और वो करने का काम आपका है। सरकार ने ढेर सारी सुविधाएं इसके लिए की है। मैं कोयले का ही हिसाब बात करना चाहता हूं। ढेर सारा कोयला होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर में से एक हम हुआ करते थे। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं, मेरे मित्र प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में कोयले की आयात को हम कम से कम करने में सफल रहे हैं और कोयले के खर्च को, कोयले के व्यय को बढ़ाने में ऑप्टिमम लेवल पर हम पहुंचे हैं। बहुत अच्छा साइन है देश की इकोनॉमी के लिए। कोयला क्षेत्र कुछ समय के पहले कैप्टिव और नॉन कैप्टिव की जाल में उलझा हुआ था, हमने उसको सरल कर दिया। खनन क्षेत्र के उद्योगों को कंपटीशन से बाहर रखा गया था, हमने नीतियां ऐसी बनाई जिससे अब इसमें कंपटीशन का तत्व आया है। अलॉटमेंट को पारदर्शी करने का काम हमने किया है। कोल सेक्टर के अंदर और खनन सेक्टर के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट भी आया है। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमने इसको रॉयल्टी कम कर इसको जोड़ने के लिए भी कहा। साथ साथ खनन 80% से कम कैपेसिटी पर आप चला नहीं सकते, मर्यादा भी आप पर डाली। आपको मर्यादा शायद लगती होगी परंतु इससे फायदा तो अंततोगत तो आपका है। इतने ही खर्चे में अगर 80% से ज्यादा खनन आप करते हो तो अपनी कंपनी का ही फायदा है। और ये सारी चीजों को नीतियों के तहत हमने बदला है और नीतियों के तहत पावर प्लांट की जगह बदलकर ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारी सुविधा खड़ी करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, जिस कॉल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, इसको हमने कर दिखाया है। और टेक्नोलॉजी के लिए कॉल सेक्टर को ढेर सारे नए नए आयामों में खोलने का काम भी हमने किया है। खनन और खनिज सेक्टर के बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं है। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कोयला और खनन क्षेत्र के सुधार और कोयला और खनन क्षेत्र की आत्मनिर्भरता इसकी बेसिक कंडीशन है। और वो अगर हम अच्छे से करते हैं तो आत्मनिर्भरता के कई सीढ़ियां हम एक साथ चढ़कर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमने माइनिंग क्षेत्र में 8 साल में बहुत सारे परिवर्तन कहे हैं। जैसे 2015 में पहले आओ पहले पाओ की जो नीति थी, इसकी जगह हमने कॉल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी की व्यवस्था की। दशकों से जो भ्रष्टाचार इस क्षेत्र के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर चुका था, उसको मूल समेत उखाड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, भ्रष्टाचार को मूल समेत उखाड़ दिया।
15 से 20 के बीच में नीलामी की 10 श्रृंखलाएं आयोजित की गई। 35 कॉल ब्लॉक को सफलता के साथ नीलाम किया गया। कुल 85 ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 440 मिलियन टन थी। कॉमर्शियल माइनिंग को लॉन्च किया गया। 2020 जून में प्रधानमंत्री जी ने कॉमर्शियल कोल माइनिंग की लॉन्चिंग की और एक नए युग की शुरुआत करने की सौभाग्य प्रधानमंत्री और प्रहलाद जोशी की जोड़ी को मिला। कोल सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई की परमिशन दी। रेवेन्यू शेयर में जल्द खनन करने पर, जैसे प्रहलाद भाई ने बताया, 50% का फायदा देने का भी काम किया। और मैं मानता हूं कि कोल गैसिफिकेशन, परित्यक्त खदानों को फिर से पुनर्जीवित करना, पीएसयू से अनयूटिलाइज ब्लॉकों को सरेंडर कराना और वो प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना, ढेर सारे बदलाव, नीतिगत बदलाव भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। प्रहलाद भाई ने जो आंकड़ा दिया है, ऐसे ही नहीं हुआ है। इतने कम समय के अंदर 2013-14 में जो 566 मिलियन टन कोयले का उत्पादन था, वो 2021-22 में 777 मिलियन टन तक पहुंचा और ऑप्टेक 572 मिलियन टन था, वो 818 मिलियन टन तक पहुंचा है। वो बताता है कि ढेर सारे नीतिगत बदलाव यहां पर हुए, इसके परिणाम भी मिले। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रिफॉर्म होने के 5 साल बाद रिजल्ट मिलना शुरू होता है, मगर यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, क्योंकि हमने कैप्टिव खदानें जो थी उसमें भी 50% तक बिक्री के लिए उसको खोल दिया है। इससे भी कोयला विदेश से आने की जगह यहां से आना शुरू हुआ है। ढेर सारी बड़ी मात्रा में कोयला यहां पर आया है और कोल इंडिया को, हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए प्रोडक्शन की कॉस्ट को नीचे रखने के लिए कोल इंडिया आयातित कोल की जो दाम है, इससे 82% डिस्काउंट पर कोयला उद्योगपतियों को देती है, छोटे उद्योगों को, मझले उद्योगों को देने का काम करता है, जिसके कारण आज एक्सपोर्ट के बाजार में वो लोग अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं कंपटीशन के अंदर। और हम चाहते हैं कि सरकार इससे कमाने की जगह, सरकार इससे तो होगी ही होगी, परंतु इसके कारण इंडस्ट्री की स्पीड बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिस्ट्रिक्ट मिलर फंड की रचना मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए तो स्वप्न जैसी है। हमने ढेर सारे क्षेत्र को, मेरे जीवन में विद्यार्थी काल में मैं बहुत सारे झारखंड बिहार के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद का काम करने के लिए जाता था। मैंने उजड़े हुए गांवों को, उजड़े हुए घरों को, उजड़े हुए लोगों को देखा है साहब। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कल्पना से आज वो क्षेत्र संभले हैं, उनको संभलने का मौका मिला है और 22 तक डीएमएफ के माध्यम से 63,800 करोड़ से ज्यादा रुपया आज वो खदान के क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल भाइयों बहनों के, वन में रहने वाले ट्राइबल भाइयों बहनों के कल्याण के लिए खर्च हुआ है। वो उनका हिस्सा है, उनका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, महात्मा गांधी का एक बहुत मशहूर कोट है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति की लालच पूरा करने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। अगर जरूरियात पूरी करनी है तो पूरी दुनिया की जरूरियात इस धरती पूरा कर सकती है, मगर लालच तो एक व्यक्ति का भी पूरे नहीं कर सकते। हमने पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी मोदी सरकार ने ढेर सारा काम करा है। मित्रों, खान और खनिज क्षेत्र के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा इसका इकोसिस्टम बनाया है।
खदान से खनिज निकालोगे, खदान से कोयला निकालोगे, मार्केट नहीं है, क्या करोगे? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। इसलिए पीएलआई योजना के तहत 14 सेक्टर सिलेक्ट किए गए जहां से मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन जाए, और वो 14 क्षेत्रों में पीएलआई के माध्यम से लगभग 2.34 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तराशा गया और उसको जमीन पर उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि ऐसी इकोसिस्टम बनी है जो आपके बिजनेस को भी बढ़ावा देने वाली, क्योंकि देश के अर्थतंत्र की बास्केट जितनी बड़ी होगी, हर क्षेत्र को इससे फायदा मिलने वाला है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए, ड्रग और फार्मा के लिए, स्पेशल स्टील के लिए, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, व्हाइट गुड्स के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए, ड्रोन के लिए, ढेर सारी पीएलआई की योजनाएं भारत सरकार लेकर आई है और ढेर सारी नीतियों को भी बनाने का काम किया। और इन नीतियों और भारत को उद्योग का, उत्पादन का हब बनाने की जो नीति है, ये दोनों के सामंजस्य से आज हमारा देश कोरोना काल के बाद भी दुनिया भर की देश मंदी का सामना कर रहे हैं। हमारे यहां मंदी है, महंगाई भी है, मगर दुनिया की कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत बचे हुए हैं। इसका कारण ये नीति निर्धारण जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने नई ड्रोन नीति बनाई, नई स्वास्थ्य नीति बनाई, कॉमर्शियल कोल माइनिंग की नीति बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेकर आए, स्किल इंडिया की पॉलिसी लेकर आए जिसने मैन पावर पूरा किया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक कनेक्टिविटी को पहुंचाने का काम किया, उड़ान के माध्यम से एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया, ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से इसके साथ साथ पर्यावरण की इको सिस्टम का भी संरक्षण करने का काम किया। जीएसटी, आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही, इतने बड़े विविधता वाले देश में जीएसटी ऐसे कैसे सरलता से लागू हो गए, पर इस सबका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है मित्रों। आज भारत में बेबाक तरीके से कह सकता हूं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2022 में 8.2% की दर के साथ हम दुनिया में सबसे स्पीड से ग्रोथ करने वाले देश बनकर अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह। राहुल बाबा मुझे हर रोज याद आते हैं, जितनी बार जीएसटी का नाम सुनता हूं। गब्बर सिंह टैक्स करते थे, वो गब्बर सिंह को मालूम नहीं है जीएसटी का कलेक्शन 1.62 लाख करोड़ को पार कर गया है। और इतनी स्मूथ, अच्छा बिजनेस करने वालों के लिए इतना स्मूथ एटमॉस्फियर यहां पर हुआ है। निर्यात, रिकॉर्ड निर्यात आजादी में अब तक कभी भी निर्यात नहीं हुआ इतना। 2022 में $421 बिलियन का निर्यात हमने किया है और उसमें $254 बिलियन सेवा का निर्यात है। ये भारत के आकांक्षी युवाओं का उद्यम का परिचायक है। सबसे ज्यादा एफडीआई 2022 में आजादी के बाद $83 बिलियन यहां पर आया है और 8.2% ग्रोथ रेट जब मैं कहता हूं तो उसको अकेले आइसोलेशन में देखेंगे तो ठीक है भाई, 8.2% हो गया, 10 से तो कम ही है। मगर वही कालखंड में यूएसए में 3.7%, जर्मनी का 2.1%, चीन का 4.4% और ब्राजील का 0.8%, और उस वक्त भारत का 8.8%। मैं कंपैरेटिव इसलिए रखता हूं कि हमारे देश में वक्र दृष्टाओं की कमी नहीं है। मैं कहूंगा कि 8.2% है तो जो वक्र देखने की आदत वाले के भी 10 से तो कम ही है ना। भैया आप जब थे तब क्या था, मैं उनको याद कराना नहीं चाहता। महंगाई को भी हमने दुनिया के
कंपैरिजन में बहुत कंट्रोल कर रखा है। हम लंका की घटनाओं को देख रहे हैं, पाकिस्तान, हमारे आसपास के सभी पड़ोसी देश, इवन अमेरिका, जो महंगाई की स्थिति है उसको हम देख रहे हैं। एफडीआई भी बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में 142वें नंबर पर हम तालिका में थे, आज 63वें नंबर पर है। तो पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत के अंदर रिफॉर्म हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने स्टार्टअप की शुरुआत की। 2014 में रैंकिंग थी ही नहीं, स्टार्टअप थे ही नहीं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं थे। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ये भारत के युवाओं की जो क्षमताएं है इसका परिचायक है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर हम 71वें स्थान पर थे, वहां से 43वें स्थान पर आए। मित्रों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इस सेक्टर के अंदर भी जो लोग आज इस रिफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी की सिर्फ साइज नहीं बदलनी है। आपको लगेगा कि अमित भाई क्या कह रहे, साइज नहीं बदलनी, क्या हमें वृद्धि नहीं बदलनी? अरे साइज बदलने में मत पड़िए, साइज बदलने का जमाना गया, स्केल बदलने का जमाना आ गया है और आगे जाने का जमाना आ गया है। साइज तो बदलिए ही, साइज के साथ आपकी कंपनी का स्केल भी बदलिए। अपार संभावनाएं मोदी जी ने आपके लिए खोल कर रखी है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं प्रहलाद भाई और राव साहब को दोनों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो परिश्रम उन्होंने किया है 3 साल में मैंने देखा है। पेन लेकर इतने जिद्दी प्रकार के सेक्टर के अंदर ऐसे रिफॉर्म करना और रिफॉर्म को जमीन पर उतारना, ये बहुत पेनफुल जॉब है, मैं जानता हूं। प्रहलाद भाई, आपको और राव साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को भी, और जिनको आज अवार्ड मिलने वाले हैं वो सभी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम।